गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम अध्ययन कर रहे थे पब्लिक फिनांस के बारे में, कल हमने अध्ययन किया था कि सार्वजनिक वित्त की प्रकृति क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है और सार्वजनिक वित्त के अंग कौन कौन से होते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त क्या है तथा इन दोनों में क्या अंतर होता है। साथ ही हम देखेंगे कि सार्वजनिक वित्त का क्या महत्व है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में क्या अंतर होते हैं। जैसे पहला, उद्देश्य के आधार पर। निजी वित्त का उद्देश्य व्यक्तिगत एवं पारिवारिक कल्याण है और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के संकीर्ण भाव से प्रेरित होता है, जबकि सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य क्या होता है, व्यापक और विस्तृत है और ये अधिकतम सामाजिक कल्याण से संबंधित है। निजी वित्त में आय के अनुसार व्यय निर्धारित किया जाता है, जबकि सार्वजनिक वित्त में व्यय के अनुसार आय प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। निजी वित्त में आय व्यय के बजट की कोई निश्चित अवधि नहीं होती, जबकि सार्वजनिक वित्त में आय व्यय का बजट प्राय 1 वर्ष की अवधि के लिए बनाया जाता है, जो निश्चित होता है। निजी वित्त में व्यक्ति की साख सीमित होती है और ऋण की मात्रा कम तथा देश के भीतर तक ही सीमित होती है तथा ब्याज की दर अधिक होती है, जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार की अधिक साख के कारण खर्चों की पूर्ति के लिए देश विदेशों से बड़ी मात्रा में ऋण लेना संभव है और ब्याज की दर नीची होती है। निजी वित्त में आय के स्रोत निश्चित और सीमित होते हैं, जबकि सार्वजनिक वित्त में आय के अनेक स्रोत होते हैं, जिनमें नए कर, पुराने करों में वृद्धि, नोट छापना, ऋण लेना आदि आते हैं। निजी वित्त में आय प्राप्त करने में अनिवार्यता का गुण नहीं होता और ऋण देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सार्वजनिक वित्त में सरकार करों तथा ऋणों से आय जुटाने में जबरदस्ती कर सकती है और अवहेलना करने पर दंड भी दे सकती है। निजी वित्त में आय व्यय का बजट बनाना और उसका नियमित हिसाब रखना आवश्यक नहीं है और न ही निरीक्षण आवश्यक है, जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार को नियमित रूप से बजट पास करवाना होता है और आय व्यय का नियमित हिसाब रखना पड़ता है और उस हिसाब किताब की नियमित जांच भी होती है। निजी वित्त में निजी व्यक्ति अपने आय व्यय के हिसाब को बड़ा ही गोपनीय रखता है, जबकि सरकार अपने आय व्यय का निसंकोच प्रचार करती है। निजी व्यक्ति अपने आय व्यय की निश्चितता के कारण अधिक अंतर नहीं पड़ने देता तथा लोच अधिक नहीं होती है, जबकि सार्वजनिक वित्त में सरकार के आय के साधनों एवं व्यय के मदों में अत्यधिक लोचता का गुण विद्यमान रहता है। निजी व्यक्ति अपने वित्त में इतना दूरदर्शी नहीं होता, वह वर्तमान से अधिक संबंध रखता है, जबकि सरकार की वित्त व्यवस्था कैसी होती है, दीर्घकालीन दृष्टिकोण से प्रेरित होती है और ये वर्तमान की अपेक्षा उज्जवल भविष्य को अधिक महत्व देती है। निजी व्यक्ति को देश की सुरक्षा व आंतरिक शांति पर व्यय नहीं करना पड़ता, जबकि सरकार को अपनी बजट का बहुत बड़ा भाग बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा और आंतरिक शांति पर व्यय करना पड़ता है। निजी व्यक्ति नोट छापकर साधन नहीं जुटा सकता, जबकि सरकार नोट छापकर साधन जुटा सकती है। तो इस प्रकार से ये थे सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में मुख्य अंतर। अब हम देखते हैं सार्वजनिक वित्त का क्या महत्व है। जैसे सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र मुख्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रारंभ और विशेषकर 1930 की आर्थिक मंदी के पश्चात बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व है। उन्हीं दिनों जर्मन अर्थशास्त्री वेगनर ने राजस्व की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम प्रतिपादित किया, जो पूर्णतः सिद्ध हो गया कि आज राज्य नागरिकों के जीवन के प्रत्येक पहलू पर अपना नियंत्रण रखता है और इसी कारण राजस्व का महत्व बहुत बढ़ गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार सार्वजनिक वित्त व्यवस्था से
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है। तो अब हम देखते हैं आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त का महत्व। जैसे पहले सरकार आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम हस्तक्षेप तथा निर्बाधता नीति लेजेस फेयर पॉलिसी का अनुसरण करती थी, लेकिन अब सरकार को आर्थिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदार बनना पड़ा है। जैसे राजस्व की नीति से आर्थिक जीवन के ढांचे में इच्छानुसार और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सके। इसमें पहला है पूंजी निर्माण। सार्वजनिक वित्त की सहायता से सरकार पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन दे सकती है। बचत करने, पूंजी विनियोगों में करों की छूट देने से पूंजी निर्माण होता है, जैसे भारत में विकास छूट, जीवन बीमा प्रीमियम पर आयकर में रियायत आदि। औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन। करारोपण या सार्वजनिक व्यय से सरकार औद्योगिक ढांचे में परिवर्तन ला सकती है। शिशु उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर विदेशी प्रतियोगिता से बचा सकती है और सार्वजनिक उपक्रमों का विकास कर सकती है और साधनों का ऐसे उद्योग में विनियोग बढ़ा सकती है जो देश के हित में हो। उपभोग पर नियंत्रण। राजस्व की नीति से सरकार हानिकारक और नशीली वस्तुओं के उपभोग में कमी तथा लाभदायक वस्तुओं के उपभोग को बढ़ावा दे सकती है। करारोपण के द्वारा साधनों को उपभोग से उत्पादन व विनियोग के क्षेत्र में मोड़ा जा सकता है। उत्पादन क्षमता में वृद्धि। सरकार आर्थिक विकास की योजनाओं से उत्पत्ति के नए साधनों तथा नए क्षेत्रों की खोज से उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। प्राविधिक ज्ञान में वृद्धि, उद्योगों के विकास, कृषि में विकास, पूंजी विनियोग और रोजगार में वृद्धि से देश की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। आर्थिक विषमताओं को दूर करना। करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय से देश में व्याप्त आर्थिक असमानता को दूर करने में भी सहायता मिलती है। करारोपण से अधिक आय व संपत्ति वाले वर्ग की आय संपत्ति को कम किया जा सकता है तथा आर्थिक सहायता व गरीबों पर व्यय से विषमता कम की जा सकती है। रोजगार में वृद्धि। सरकार सार्वजनिक व्यय से रोजगार में वृद्धि कर सकती है, जैसे नए उद्योगों की स्थापना, राहत कार्य, निजी उद्योगपतियों को प्रोत्साहन, ऋणों से विकास योजनाओं का प्रारंभ आदि से रोजगार के क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। साधनों के वितरण पर नियंत्रण। सरकार राजस्व की नीति से आवश्यक एवं हितकारी क्षेत्रों, उद्योगों व व्यवसायों में साधनों के वितरण को प्रोत्साहित कर सकती है, जबकि अलाभकारी व अनावश्यक क्षेत्रों में साधनों के हस्तांतरण को करों के द्वारा रोक सकती है। आर्थिक विकास। सरकार सार्वजनिक व्यय और राजस्व क्रियाओं से आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। ये थे आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त का महत्व। अब हम देखते हैं सामाजिक क्षेत्र में सार्वजनिक वित्त का क्या महत्व है। जैसे समाज में व्याप्त असंतोष तथा वर्ग संघर्ष बहुत कुछ आर्थिक असमानता के कारण है। तो समाज के विभिन्न वर्गों की आर्थिक असमानता को धनिकों पर ऊंचे कर लगाकर और गरीबों को आर्थिक सहायता देकर कम किया जा सकता है। तो सार्वजनिक वित्त के द्वारा सामाजिक समानता और सभी को प्रगति के समान अवसर प्रदान कर सामाजिक न्याय का मार्ग प्रशस्त हो सकता है और हानिकारक व नशीली वस्तुओं पर ऊंचा कर लगाकर उनके उपभोग से उत्पन्न सामाजिक बुराइयों को कम किया जा सकता है। निर्धनों की सहायता के लिए अधिकाधिक खर्च करके वर्ग संघर्ष को मिटाने में योग मिल सकता है। इस प्रकार से सार्वजनिक वित्त का सामाजिक पहलू भी सामाजिक कल्याण, सामाजिक समानता और वर्ग संघर्ष के समापन के लिए महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक वित्त का राजनीतिक क्षेत्र में महत्व। सार्वजनिक वित्त की क्रियाएं राजनीतिक क्षेत्र को भी अछूता नहीं छोड़ती। देश में विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति एवं व्यवस्था और विश्व मैत्री संबंधों के लिए पर्याप्त आय व्यय एवं उपयुक्त राजस्व नीति का अनुसरण आवश्यक है। सुदृढ़ सरकार के लिए अच्छी एवं सुसंगठित वित्त व्यवस्था का होना आवश्यक है। अंग्रेजी शासन में जैसे भारत के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के शब्दों में सार्वजनिक वित्त केवल अंकगणित ही नहीं है,
बल्कि एक महान नीति है। सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के बिना सुदृढ़ सरकार संभव नहीं है। थैंक यू।